1991 ये वो साल था जब इंडिया अपनी आज़ादी की सबसे बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना कर रहा था। देश की अर्थव्यवस्था इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि सरकार के पास बाहर से ज़रूरी सामान खरीदने के लिए बहुत कम फॉरेन करेंसी बची थी। हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि एक्सपर्ट्स को लगने लगा था कि अगर जल्दी ही कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया तो इंडिया अपने इंटरनेशनल पेमेंट्स नहीं कर पाएगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतना बड़ा देश इस हालात तक कैसे पहुंचा? क्या ये सिर्फ एक साल की गलती थी या इसके पीछे कई सालों से चलती आ रही इकोनॉमिक प्रॉब्लम जिम्मेदार थी? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 1991 के इकोनॉमिक क्राइसिस की शुरुआत कैसे हुई और इंडिया को अपना सोना गिरवी क्यों रखना पड़ा और कैसे इस क्राइसिस ने इंडिया की इकोनॉमी को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। 1991 के क्राइसिस को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1947 में आज़ादी के बाद इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी कमज़ोर थी। देश के सामने गरीबी और बेरोजगारी जैसी बड़ी प्रॉब्लम्स थी। इसी वजह से सरकार ने फैसला किया कि इकोनॉमी में प्राइवेट कंपनी से ज़्यादा गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस होगी। अगले कई दशकों तक किसी भी फैक्ट्री को खोलने या नया बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था। इस सिस्टम को लाइसेंस राज कहा जाता था। शुरुआत में इस सिस्टम का मकसद देश की इकोनॉमी और रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करना था, लेकिन धीरे धीरे ये सिस्टम स्लो होता गया। नए बिजनेसेस को परमिशन मिलने में महीने या कभी कभी साल भी लग जाते थे। इसी वजह से गवर्नमेंट का खर्चा लगातार बढ़ता गया। कई पब्लिक सेक्टर कंपनीज मुनाफा कमाने के बजाय नुकसान में चल रही थी। सरकार अपना खर्चा पूरा करने के लिए उधार ले रही थी और देश पर कर्जा बढ़ता चला जा रहा था। उस वक्त शायद किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था कि धीरे धीरे बढ़ती हुई प्रॉब्लम्स एक दिन इंडिया को सबसे बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करा देंगी। 1980 के दौरान इंडिया की इकोनॉमी बाहर से देखने पर बढ़ती हुई नजर आ रही थी। इसी समय इंडस्ट्रीज बढ़ रही थी। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के साथ साथ ग्रोथ पहले से ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन इसी ग्रोथ के पीछे एक बड़ी प्रॉब्लम छुपी हुई थी। सरकार की कमाई और खर्च के बीच का अंतर हर साल बढ़ता ही जा रहा था। इसके साथ ही इंडिया बाहर के देशों से ज्यादा सामान खरीद रहा था, जबकि एक्सपोर्ट उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा था। इसी वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स धीरे धीरे कम होने लगे, यानी इंडिया के पास फॉरेन करेंसी धीरे धीरे कम होने लगी। ये वही डॉलर रिजर्व्स थे जिनसे इंडिया क्रूड ऑयल, मशीनरी, मेडिसिन और दूसरे इंपोर्ट्स के पैसे चुकाता था। उस वक्त किसी को पता नहीं था कि ये बढ़ते हुए कर्ज और गिरते हुए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कुछ ही सालों बाद देश को एक ऐसे मोड़ पर ले आएंगे जहां से वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फिर 1990 में कुछ ऐसे इंटरनेशनल इंसिडेंट्स हुए जिन्होंने इस कमजोर इकोनॉमी को और बड़े झटके दिए, जिनमें से सबसे बड़ा झटका था गल्फ वॉर। इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया, जिसके बाद मिडिल ईस्ट में जंग शुरू हो गई। इसका सीधा असर तेल की कीमत पर पड़ा। क्रूड ऑयल बहुत महंगा हो गया और इंडिया जो अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल बाहर से मंगवाता था, उसका इंपोर्ट बिल अचानक से बढ़ गया। यानी अब इंडिया को क्रूड ऑयल खरीदने के लिए पहले से ज्यादा पैसे देने पड़ रहे थे। इसी दौरान इंडिया का एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर सोवियत यूनियन भी टूटने लगा। इसी वजह से इंडिया के एक्सपोर्ट्स और ट्रेड पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। इन सभी इंसिडेंट्स ने मिलकर इंडिया की इकोनॉमी को एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया जहां देश के पास फॉरेन करेंसी बहुत तेजी से खत्म होने लगी। अब 1991 की शुरुआत तक इंडिया की हालत बहुत कमजोर हो चुकी थी। देश के पास बाहर से जरूरी सामान खरीदने के लिए बहुत कम करेंसी बची थी। हालात इतने कमजोर हो चुके थे कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंडिया के पास सिर्फ 2 हफ्तों के इंपोर्ट्स के लिए ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बचे थे। इसी बीच जून 1991 में पीवी नरसिम्हा राव ने प्रधानमंत्री के तौर पर इंडिया को इकोनॉमिक कोलैप्स के बचाने की जिम्मेदारी संभाली। अब सरकार को एक ऐसा फैसला लेना था जो आसान नहीं था। 1991 में इंडिया के सामने सबसे बड़ी समस्या थी डॉलर की कमी। देश को तुरंत फॉरेन करेंसी की जरूरत थी, वरना इंपोर्ट्स और इंटरनेशनल पेमेंट्स रुक सकती थी। इसी मुश्किल में सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। इंडिया ने अपनी गोल्ड स्टोरेज का पार्ट विदेश के बैंकों के पास गिरवी रख दिया ताकि बदले में हमें डॉलर्स मिल सकें। इस फैसले से इंडिया को इमरजेंसी में फॉरेन करेंसी मिली और देश तुरंत डिफेक्ट होने से बच गया। उस समय इस न्यूज ने पूरे देश को हिला दिया। बहुत से लोगों को लगा कि इंडिया की इकोनॉमी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, लेकिन यहीं से एक नई कहानी शुरू होने वाली थी। क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए अब सिर्फ इमरजेंसी में लिए हुए फैसले काफी नहीं थे, बल्कि इकोनॉमी को बदलने के लिए एक बड़े रिफॉर्म्स की जरूरत थी। जून 1991 में प्रधानमंत्री पीएन नरसिम्हा राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। उस समय देश की इकोनॉमी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी और अब सिर्फ क्राइसिस से बचना ही नहीं बल्कि उससे निकलना भी जरूरी था। अब फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पीवी नरसिम्हा राव के साथ देश में एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जैसी आर्थिक नीतियां लागू की। लिबरलाइजेशन को उदारीकरण कहते हैं, जिसका मतलब है जब गवर्नमेंट बिजनेस करने के स्ट्रिक्ट रूल और लॉज को आसान कर देती है। प्राइवेटाइजेशन को निजीकरण कहा जाता है, जिसमें सरकारी कामों को प्राइवेट कंपनीज के पास सौंप दिया जाता है। और ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण कहलाता है, जिसमें अपने देश की इकोनॉमी को पूरे देश के लिए खोल दिया जाता है ताकि बाहर की चीजें अपने देश में आ सकें और हमारे देश की चीजें बाहर जा सकें।
अब एलपीजी लागू करने के बाद लाइसेंस राज को भी धीरे धीरे कम किया गया, जिससे नए बिजनेसेस को शुरू करना पहले के मुकाबले अब आसान हो गया था। इसके बाद विदेशी कंपनीज को भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने की इजाजत दी गई। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से जुड़े कई रूल्स को भी आसान बनाया गया ताकि इंडियन कंपनीज दुनिया की मार्केट में बेहतर तरीके से कम्पीट कर सकें। सरकार का मानना था कि अगर प्राइवेट कंपनीज और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को ज्यादा मौके दिए जाएंगे तो नए इंडस्ट्रीज खुलेंगे, जिससे रोजगार बढ़ेंगे और इकोनॉमी को तेजी से ग्रो करने का मौका मिलेगा। ये फैसले उस समय काफी बड़े और विवादित माने गए। कुछ लोगों ने इनका स्वागत किया और कुछ लोगों ने इनकी आलोचना भी की, लेकिन इतना जरूर था कि इकोनॉमी के लिए एक नए युग की शुरुआत हो चुकी थी। अब 1991 के इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स का असर धीरे धीरे दिखने लगा था। अगले कुछ सालों में इंडिया की इकोनॉमी फिर से संभलने लगी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ने लगे और देश की इंटरनेशनल मार्केट में भरोसा वापस आने लगा। अब विदेशी कंपनीज ने भी भारत में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। आईटी और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज ने भी इस दौर में तेजी से ग्रोथ करनी शुरू कर दी और आने वाले सालों में इंडिया दुनिया के सबसे आईटी हब्स में से एक बन गया। ज्यादातर इकोनॉमिस्ट का मानना है कि अगर 1991 में ये रिफॉर्म्स नहीं किए जाते तो इंडिया को इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता। आज जब हम इंडिया की इकोनॉमी को देखते हैं तो उसकी मजबूत बुनियाद में 1991 का बहुत बड़ा रोल माना जाता है। तो एक सवाल अब आपसे है, अगर 1991 में ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं किए जाते तो क्या आज का इंडिया इतनी तेजी से तरक्की कर पाता? अपने रिव्यूज को कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को।